मैं गुलाम नबी शाहिद आपकी खिदमत में अपना एक अफसाना सलाम दिन उदास क्यों है पेश कर रहा हूँ। ये अफसाना मेरे अफसानी मजमे ऐलान जारी है में शामिल है। अफसाना यूँ है। वीरेंद्र शर्मा अपने अहल खाना के साथ गुरूब आफ्ताब से ज़रा कुछ पहले यूँ ही बुलवाड़ घाट नंबर 11 पर गाड़ी से उतरा तो सामने डल झील से आती हल्की ठंडी हवा के झोंकों से जैसे उनकी सफ़र की सारी थकन दूर हुई। वीरेंद्र शर्मा की बीवी और बहू सुमन ने जल्दी उतर कर नीचे घाट की सीढ़ियों पर बैठते ही अपने सैंडल उतार दिए। पानी में पाँव डालते ही उन्हें अंदर ही अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दोनों ने मुस्कुराते हुए ऊपर घाट की जानिब देखा जहाँ वीरेंद्र शर्मा और बेटा कैलाश बेटी मुनी का हाथ थामे घाट से झील की खूबसूरती के साथ साथ दूर तक भिलवाड़ पर सयाहों की गहमा गहमी से महसूस हो रहे थे। अलबत्ता मुनी कुछ उकताई हुई बेदिली से अपने दाएं बाएं ऐसे देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अचानक घाट से ज़रा दूरी पर सलाम दिन पर नज़र पड़ते ही कैलाश का हाथ ज़ोर से झटकते हुए बोली, पापा सलाम दिन आ गया। आवाज़ सुनते ही दोनों ने बाईं झील की तरफ देखा। घाट से ज़रा दूरी पर सलाम दिन नाव खेते हुए घाट नंबर 11 की तरफ आ रहा था। करीब पहुंचकर नाव के सिरे पर खड़े होकर चप्पू की मदद से नाव को हल्की टक्कर के साथ सीढ़ियों के साथ लगने दिया और अपना एक पाँव सीढ़ियों पर ठहरा कर करीबी बैठी रजनी और सुमन की तरफ देखा। दोनों ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपने सैंडल हाथ में उठाए नाव के करीब खड़ी हो गई। और पहले रजनी ने बगैर किसी खौफ और हिचकिचाहट के पहले एक पाँव फिर दूसरा नाव के अंदर फर्श पर रख दिया। सुमन ने भी चाहा कि वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के सास की तरह नाव में पाँव रखे, लेकिन करीब पहुंचकर ऐसा न कर सकी और सलाम दिन के बाजू का सहारा लेकर नाव में रजनी के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इस दौरान वीरेंद्र शर्मा और कैलाश मुनी को गोद में उठाकर नाव के करीब पहुंच चुके थे। दोनों ने मुस्कुराते हुए सलाम दिन की तरफ देखा और वीरेंद्र शर्मा ने पूरे एतमाद से पहले एक फिर दूसरा पाँव नाव में रखते हुए रजनी की तरफ फातियाना नज़रों से देखा। रजनी ने भी आंखों में उसके इस अमल को सराहा, चूँकि पहले दिन नाव में पहली बार उतरते वक्त जब उसने एक पाँव नाव के फर्श पर रखा ही था और दूसरा पाँव उठाने वाला था कि उसे महसूस हुआ नाव अचानक घाट से दूर निकल गई है और बुरी तरह हड़बड़ाकर दाएं बाएं देखने लगा था कि ऐन उसी वक्त सलाम जी ने आकर उसे पानी में से गिरने से बचा लिया। ताहम घाट पर मौजूद सयाहों और दूसरे नाव वालों के सामने तमाशा बनने से न बचा था और बीवी रजनी भी उसे दिन भर चिढ़ाती रही। आइंदा इस किफ़त से बचने के लिए उसने बड़ी संजीदगी के साथ इस पर तवज्जो दी और इस पर बहुत हद तक काबू पा चुका था। कैलाश पिताजी की इस हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया और मुन्नी को गोद में लिए सलाम दिन के बाजू का सहारा लेकर नाव में पिताजी के साथ बैठ गया। सलाम दिन ने चप्पू नाव में रखते हुए नाव को घाट से आगे धकेल दिया और जस लगाकर नाव के सिरे पर बैठ गया। चप्पू हाथों में संभाल कर नाव को आगे की तरफ खींचने लगा। घाट से ज़रा दूरी पर गागरेबल पार्क के जंगले के साथ साथ खड़े सयाह झील की सतह पर उभरती डूबती लहरों पर डूबते सूरज की नाचती किरणों से महसूस होने के साथ साथ इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरों में उतार रहे थे। वीरेंद्र शर्मा, रजनी, कैलाश, सुमन भी इस खूबसूरत जैसे मंजर में खो से गए। कैलाश अपने कैमरे से डूबते सूरज के मंजर के साथ साथ सयाहों को भी अपने कैमरे में उतारने लगा। ताहम इस सब से कुछ बेजार और बेदिल होकर इधर उधर देखने के दौरान मुनी की नज़रें बार बार सलाम दिन पर ही जाकर ठहर जाती। 2-3 बार सलाम दिन की नज़रें भी उससे जा टकराई, लेकिन वो फ़ौरन नज़रें हटाकर चप्पू से नाव को दूसरी तरफ खींचने लगता। पार्क से ज़रा दूर निकलते ही झील की खामोशी से
जैसे मुनि को उकताहट बढ़ गई। नजरें फिर सलाम जिन की तरफ उठी, जैसे उसकी उस उकताहट की वजह यही वही हो। मुड़कर कैलाश की तरफ देखा और कदरे धीमे लहजे में बोली, पापा सलाम जिन चुप क्यों है? वो बात नहीं करता, सिर्फ देखता है, उसकी भी तस्वीर ले लो ना। मुनि की बात सुनते ही कैलाश ने सलाम जिन की तरफ देखा और कैमरा फोकस करते हुए बोला, क्यों नहीं, एक नहीं, बहुत तस्वीरें लूँगा। कहते हुए कैलाश सलाम जिन की तस्वीरें उतारने लगा। वो सलाम जिन इससे बेखबर चप्पू चलाता रहा। बिलवाड़ से तकरीबन 200-250 फुट की दूरी पर पैराडाइज हाउस बोट तक पहुँचते पहुँचते अब झील दूर दूर तक फैली भर की रोशनी में नहा रही थी। करीब पहुंचकर सलाम जी ने पानी में उतरती हाउस बोट की सीढ़ी को एक हाथ से पकड़ कर रखा। नाव जो कुछ देर पहले करीब ही से एक मोटर बोट की तेज़ी से गुजरने की वजह से दाएं बाएं डोल रही थी, नाव के स्वागत होते ही वो एहतियात से सीढ़ियों पर पाँव रखते हुए हाउस बोट के खुले खूबसूरत बरामदे में आ गए। वीरेंद्र शर्मा आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते हुए सलाम जी से मुखातिब हुआ, सलाम जी हम कल जा रहे हैं, ज़रा ख्याल रखना। 12 बजे हमारी फ़्लाइट है और 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। ठीक है साहब। कहते हुए सलाम जी ने हाउस बोट के आकब में नाव को मोड़ दिया। सलाम जिन की आवाज़ सुनते ही मुनि नीचे देखने लगी। उसे पानी में चप्पू चलने की आवाज़ के साथ साथ सलाम जिन की नाव अंधेरे में गुम होती हुई नजर आने लगी। कुछ बेचैन होकर कैलाश का मुंह अपनी तरफ फेर कर पूछने लगी, पापा बोलो ना, सलाम जिन उदास क्यों है? ओहो, बड़ी आई नानी आई सलाम जिन की खैरत पूछने वाली। वो ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो सब अंदर, खाना लग गया होगा। कहते हुए रजनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मुनि को इससे जैसे तसल्ली न हुई, फिर कैलाश से पूछने लगी, बोलो ना पापा। कैलाश को फौरी तौर पर कोई जवाब न सूझा। सुमन उसे गोद में लेते हुए बोली, नहीं बेटा, वो उदास नहीं है, बस वो ऐसा ही है। कहते हुए वह उसे गोद में उठाकर कमरे में दाखिल हुई। ताहम वीरेंद्र शर्मा और कैलाश वहीं अपनी अपनी जगह खड़े सोचते रहे। डिनर के बाद रात गए। हाउस बोट की खुली छत पर टहलते हुए वीरेंद्र शर्मा को इस वक्त झील की रंग बिरंगी रोशनियाँ कुछ फीकी फीसी लग रही थी। ध्यान बटाने के लिए वादी में गुजरे वाक़ात याद करने शुरू किए, लेकिन हर बार इनमें कहीं न कहीं सलाम जिन का चेहरा भी उभर आता, जिसके साथ ही मुनि की आवाज़, सलाम जिन उदास क्यों है, की बाज गश्त भी उभर आती। वो कुछ परेशान होकर नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए जैसे उसकी आंखें खुद ब खुद हाउस बोट के आकब में सलाम जिन के ढोंगे को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा अंधेरा था, गहरा अंधेरा। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गया। सवेरे वो पैकिंग से फारिग होकर हाउस बोट के खूबसूरत कुशादा सिटिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। सुमन ने मुनि को करीब ही सोफे पर लिटा दिया था। नाश्ते के दौरान रजनी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर कुछ झुंझलाते हुए कैलाश से मुखातिब हुई, तुम्हारे पिताजी अभी लौटे नहीं, नाश्ता भी नहीं किया, शायद ये भूल ही गए कि हमें निकलना है। यह सलाम जी में नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले कि कैलाश कुछ जवाब देता, सुमन बोल पड़ी, सलाम जी आ ही रहा होगा, बाबूजी नाश्ता हाजी साहब के साथ ही करेंगे, कल रात ही कहा था, अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। सुमन ने वालकुला की तरफ देखते हुए कहा, वैसे हाजी साहब दिलचस्प आदमी है, पिताजी को जैसे बरसों से जानते हैं, चंद ही दिनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई, बस आ ही रहे होंगे। कैलाश ने कहते हुए माँ की तरफ देखा। कैलाश की बात सुनकर रजनी और झुंझला कर रह गई और आ रहे होंगे अपने आप से बड़बड़ाते रह गई। इससे पहले कैलाश कुछ कहता, वीरेंद्र शर्मा हाथों में एक छोटा सा खूबसूरत पैकेट लेकर कमरे में दाखिल हुआ। शायद आप भूल ही गए हमें निकलना है। कहते हुए रजनी ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, बिल्कुल नहीं, वो हाजी साहब ने नाश्ते पर पूरी दावत का इंतज़ाम किया था। फिर बातों का सिलसिला चल निकला। कहते हुए उसने दाईं तरफ खिड़की का पर्दा एक तरफ सरका कर देखा, वो सलाम जिन भी आ रहा है। कहते हुए रजनी के साथ सोफे पर बैठ गया। पैकेट सामने टेबल पर रखते हुए बोला, हाजी साहब ने तोहफा दिया, क्या है इसमें? सुमन ने पैकेट की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, बोले घर पहुँच कर खोलना। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए सुमन की तरफ देखकर कहा, क्या हो सकता है इसमें?
रजनी ने तजस्सुस भरे लहजे में जैसे अपने आप से कहा। इस दौरान सलाम जी दरवाजे पर नमूदार हुआ। साहब सामान नाव में रख दूँ? हाँ रख दो, रजनी ने जैसे उठते हुए कहा। ठहरो, सलाम जी ने अभी इतनी देर भी नहीं हुई है, बैठो, कहते हुए वीरेंद्र शर्मा ने सलाम जी की तरफ गौर से देखते कहा। सलाम जी दरवाजे के करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। वीरेंद्र शर्मा ने जेब से तय किए हुए 500 के नोटों की एक रकम निकालकर सबकी तरफ देखा और फिर सलाम जी से मुखातिब हुआ। सलाम जी, मैंने हाजिर साहब से हाउस बोट के किराए का हिसाब कर लिया, तुम्हारा हिसाब भी तो उसी के साथ ही है, ताहम ये छोटी सी रकम हमारी तरफ से रख लो, हमारी तरफ से तुम्हारी बख्शिश है, रजनी ने खुले दिल से कहा। सलाम जी ने दोनों की तरफ देखा, फिर एक नज़र वीरेंद्र शर्मा के हाथों में रकम की तरफ भी देखा। जी शुक्रिया, कहते हुए वहीं बैठा रहा। वीरेंद्र शर्मा ने रुपये टेबल पर रख दिए और फिर सलाम जी से मुखातिब हुआ। सलाम जी, तुम वाकई बहुत शरीफ हो, बोलते भी कम हो, कई बार ख्याल आया तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हारे ये स्वरूप के ये खूबसूरत नज़ारे मौका ही देते तब ना। ये 20 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। सलाम जी, घर में और कौन है? मेरा मतलब है हमारी मुन्नी को तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। पहले दिन से तुम्हारा नाम ऐसे ज़बान पर चढ़ गया जैसे तुम्हें बरसों से जानती है। रजनी पति की बात काट कर बोली। जब भी आपको देखती है कहती है सलाम जी उदास क्यों है, कोई बात क्यों नहीं करता? सुमन ने मुन्नी की तरफ देखते हुए कहा। बहुत मासूम प्यारी बच्ची है, सलाम जी ने मुन्नी की तरफ देखते हुए कहा। सलाम जी, सच पूछो, हम जहाँ भी गए लगता था वो आपको ही ढूंढ रही है। लोगों को हंसते मुस्कुराते देखकर बार बार पूछती थी, पापा सलाम जी उदास क्यों है? वो क्यों नहीं हंसता है? वो चुप चुप क्यों रहता है? कैलाश की बात सुनकर सलाम जी को अपना आप अंदर से टूटता हुआ महसूस हुआ। सलाम जी, तुम इतने गुमसुम और चुपचाप क्यों रहते हो? यहाँ तुम्हारे और भी नाव वाले साथी है, वो कितना चहकते हैं, चीखते चिल्लाते हंसते मुस्कुराते अपने हाल में मस्त है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? सुमन ने कदरे हल्के से मुस्कुराते हुए जुमला पूरा कर दिया। सलाम जी अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि वीरेंद्र शर्मा ने जज्बाती होकर उससे मुखातिब हुआ। सलाम जी, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम किस स्वर्ग में पैदा हुए हो, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। इन ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों से आती ठंडी ठंडी हवाओं, बागों, झीलों, झरनों, आबशारों, सब्ज़ारों में पैदा होने वाला इंसान कभी उदास रह ही नहीं सकता। हम वहाँ ज़िंदगी भर इस स्वर्ग में चंद दिन गुजारने की तमन्ना करते हैं और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस स्वर्ग में गुजार कर भी उदास हो। कैलाश ने पूरी अपनायत के साथ जैसे वीरेंद्र शर्मा के मसलात की तर्जुमानी की, जिसे सुनकर वीरेंद्र शर्मा कुछ और जज्बाती अंदाज में फिर सलाम जी से मुखातिब हुआ। सलाम जी, अगर तुम्हें रुपये पैसे की ज़रूरत है जिसे तुम कोई दूसरा काम कर सको, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। रजनी ने भी जज्बाती होकर वीरेंद्र शर्मा की बात पूरी की। रजनी की बात सुनकर सलाम जी के अंदर बरसों से रुका बांध टूटना शुरू हुआ। सलाम जी, कभी कश्मीर से बाहर भी गए हो? सुमन की बात सुनकर बांध में एक बड़ा शुगा पड़ गया और हाँ कहते हुए उनके चेहरे तकने लगा। अच्छा, कहाँ गए हो? सुमन ने पूरी दिलचस्पी से पूछा। उधमपुर, जम्मू, कोट बिलवाल, नगरोटा, तहाड़, जोधपुर, मद्रास, कहते हुए बरसों से बंधा बांध टूटकर सलाम जी की आंखों से जारी हुआ। सुमन ने जैसे कुछ न समझते हुए फिर पूछा, दिल्ली में लाल किला, मेट्रो, चिड़ियाघर, पार्लियामेंट हाउस, निज़ामुद्दीन, जामिया मस्जिद नहीं देखे? नहीं। सलाम जी ने दोनों हाथों से हालात को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वीरेंद्र शर्मा, रजनी, सुमन, कैलाश बुत बने तजुब और तजस्सुस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वीरेंद्र शर्मा ने खुद को संभालते हुए कहा, सलाम जी, हमारे देश में और बहुत सी खूबसूरत जगहें देखने के लायक है। सलाम जी, हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ बैठकर तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते तुम कितने बड़े महान देश के वासी हो। तुम्हारे इस महान देश में एक से बढ़कर एक महान लोग रहते हैं। हज़ारों तीर्थ है, दरगाहें हैं,
विशाल समंदर है, आकाश को छूती हुई महान कंपनियां हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं। सलाम जिन, तुम अपने आप को इतना कमज़ोर और बेबस मत समझो। तुम एक महान देश के एक आज़ाद इंसान हो। ये सारा महान देश तुम्हारे साथ साथ है। तुम्हारी तकलीफ़ सारे देश की तकलीफ़ है। यह सुनते ही सलाम जिन के सीने में बरसों से दफन ख्वाब ने अचानक करवट ली। अंदर ही अंदर तूफ़ान को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और पूरी शिद्दत से धाड़े मारते हुए बोल पड़ा, साहब आप महान हो, आपके ये सब घर वाले महान है, ये मासूम बच्चे भी महान है, आपका देश भी महान है। लेकिन कहते कहते सलाम जिन की आवाज़ जैसे पूरी तरह बैठ गई। लेकिन क्या? कैलाश ने जैसे अपने आप से ही पूछा। सलाम जिन ने खुद को फिर समझते हुए कहा, 18 साल पहले यही गर्मी के दिन थे, अच्छा सीज़न चल रहा था। हबीबुल्लाह के हाउस बोट में आप जैसे ही कुछ मेहमान ठहरे हुए थे। एक दिन मेरा लड़का रशीद उन्हें घाट पर छोड़ने गया, फिर वो वापस नहीं लौटा। कैलाश के मुंह से जैसे आप ही आप निकल गया। हाँ, बाद में लोगों ने बताया वहाँ आसपास में कहीं फायरिंग हुई थी, जिससे घाट पर अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस आ गई और चंद लड़कों के साथ रशीद को भी अपने साथ ले गई। साहब, आपके महान देश में मेरा इकलौता बेटा रशीद 18 साल से कहीं गुम है, उसे ढूंढ के लाइए। कहते हुए सलाम दीन उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा, जैसे कि और कहने की अब हिम्मत नहीं रही हो। रजनी और सुमन जैसे अभी बात को समझने की कोशिश कर रही थी, तहाँ वीरेंद्र शर्मा और कैलाश को झील में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ती हुई महसूस हुई। वादी में पेश आए सारे खूबसूरत वाक़ात एक एक करके झील की गहराइयों में डूबते महसूस हुए। इससे पहले कि वो खुद भी डूब जाते, सामने लेटे मुनि जैसे कोई डरावना ख्वाब देखकर मम्मी मम्मी कहते हुए अचानक हड़बड़ाकर जाग उठी। सुमन ने लब पकड़ उसे गोद में उठाया और सर को हिलाते हुए प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, कोई बुरा सपना देखा? नहीं मम्मी। आंखें मीचते हुए मुनि दाईं बाईं देखने लगी। नज़रें फिर सलाम जीन पर जाकर रुकी, जो हाथों में बैग वगैरह उठाए सीढ़ियाँ उतर रहा था। मुनि उसे गौर से देखती रही, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। वीरेंद्र शर्मा, रजनी, कैलाश और सुमन सांस रोके उसकी तरफ देखते रहे। उन्हें सिटिंग रूम में आवेजान एक पेंटिंग की तरह अपना वजूद पेंटिंग के खूबसूरत फ्रेम में बेजान सा महसूस होने लगा। मम्मी बोलो ना, सलाम जी उदास क्यों है? मुनि की आवाज़ सुनते ही वो सब फ्रेम से बाहर आए। सामने सलाम जी खड़ा मुनि की तरफ देख रहा था। साहब, सामान रख दिया है, कहते हुए सलाम जी वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रजनी, सुमन, कैलाश सर झुकाए सलाम जी के पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े। अलबत्ता वीरेंद्र शर्मा वहीं खड़ा रहा। सामने टेबल पर बख्शिश की रकम के साथ साथ हाजी साहब की तोहफ़ा को देखता रहा। फिर कुछ सोचकर पहले तोहफ़ा हाथ में उठाया और फिर 500 के नोटों की रकम भी उठाकर वापस जेब में रख दी और जल्दी जल्दी कमरे से निकल गया।